Right, friends, so let's begin with our fifth class today. Uh, इस क्लास का नाम है फेस द फियर, राइट। डर का सामना करो। हम सब लोगों को अलग अलग तरीके का डर होता है, राइट। आपको जानकर अजीब लगेगा कि मौत का डर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डर है। ये सबसे भयानक डर नहीं है। एक लिमिट आती है जब आपको मौत से डर नहीं लगता। जब आप 90 साल के हो जाएंगे, 95 साल के हो जाएंगे, तो आप इनफैक्ट वस्ता खुद इंतज़ार करने लगेंगे कि मौत आ जाए, क्योंकि तब आप अकेले होंगे, तब आपके पास आपके साथ वाले नहीं होंगे, आपके बच्चे, आपके परिवार अपने अपने काम में मशगूल होंगे, और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए आपके पास नहीं रहेगा, और देन यू विल स्टार्ट वेटिंग फॉर द डेथ। या कभी आप ऐसे टर्मिनल बीमारी में आ जाएं, या और भी कई वजह होती हैं, राइट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जब उसमें प्लेन अटैक हुआ था, तो कई लोग 100वें माले से इसलिए कूद गए थे। उन्हें पता था कि 100वें माले से कूदेंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो इसलिए कूद गए थे क्योंकि वहाँ आग लगी हुई थी, और आग में जल के मरना है या कूद के मरना है, ये तय करना, यही दो विकल्प उनके पास थे। तो आप सोचिए कि मौत ही का डर ही, अगर मौत का डर ही सबसे बड़ा डर होता तो लोग सुसाइड नहीं करते। सो व्हाट इज़ द फियर वी हैव अ फियर ऑफ सेल्फ एक्सपोजर, राइट। हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे चारों तरफ में एक सेफ्टी नेट लगा रहे। कोई हमारी बेइज्जती ना कर पाए, कोई हम पे हंस ना पाए, कोई हमें बेवकूफ़ ना कह दे, कोई ये ना पता कर ले कि यार ये तो इतना ही, इसके पास इतनी ही बुद्धि है, दिखने में तो ये बहुत बुद्धिमान लगता है। हम अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं, अपना एक आवरण बनाते हैं, और उस आवरण को बचाए रखने में का संघर्ष करते हैं। अगर कोई उस आवरण को, कुछ कोई उस रैपर को, राइट, उस फील्ड को तोड़ने की कोशिश करे या तोड़ दे या उस पर अटैक भी करे, तो हम डर जाते हैं, राइट। जैसे हम सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, और हम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, या हम खेल कूद में इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम उसको एक आवरण बनाते हैं कि यार मेरे ड्रेस से, मेरे पहनावे से, मेरे स्टाइल से लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या किसी और चीज़ में कमज़ोर हूँ। तो हमने एक तरह की लेयर बना दी, और फिर कोई बंदा आता है आपके सामने, बोलता है कि चलो पाइथागोरस का थ्योरम बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ही इज़ अटैकिंग ऑन माई पर्सनल, ऑन माई आइडेंटिटी। जिस तरह की पहचान मैंने अपने बारे में बनाई है, ये उस पर अटैक है, और उस अटैक को आप डिफेंड करने लगते हो। तो बजाय इसके कि आप न्यूटन सेकंड लॉ बताओ या जानो या पढ़ो, आप ये कोशिश करने लगते हो कि आप उस इंसान से भागो, डर जाओ, उस जगह को छोड़ दो, या उस इंसान के सामने सामने कभी मत आओ, या कभी उस क्लास में ही मत जाओ, या उस टीचर से नफरत करने लगो, या उस टीचर के बारे में, उस इंसान के बारे में नकारात्मक खबरें फैलाना शुरू कर दो, और अलग अलग तरीके से आप अपने आप को डिफेंड करने लगते हो। तो अब ये डिफेंड करने के तरीके सही या गलत हैं, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है दोस्त कि हम सब के अंदर में एक डर होता है। वो डर होता है हमें अपनी आइडेंटिटी में जो हमारी डार्कनेस है, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जो ग्रे एरिया है, वो रिवील ना हो जाए किसी के सामने। और जब आप इस तरह का आवरण ओढ़ लेते हैं, तो आप नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं। और यकीन मानिए दोस्त, हम सब लोग अपने आप में इतने मशगूल हैं, अपने आप में इतने मुग्ध हैं, और अपनी चिंताओं में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बेइज्जती कब हो गई या आपकी आइडेंटिटी कब ब्रेक हो गई। तो अगर आप इस शेल को, इस मिथक को, इस पर्दे को ही अपने दिमाग से हटा दें कि कोई आपकी बेइज्जती पे हंस सकता है, या कोई आपका नुकसान कर सकता है, या कोई आपको, जस्ट बिकॉज आप वल्नरेबल हो गए तो कोई आपका बुरा चालेगा। अगर आप इस मिथक से बाहर आ गए, तो यकीन मानिए कुछ भी सीखना, कुछ भी सीख पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लिश सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, या कोई भी भाषा सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, जो प्रॉब्लम हमें आती है, वो प्रॉब्लम हमें आती है अपनी आइडेंटिटी, अपने एक्सपोजर को लेकर के, जो फियर पैदा होता है, और वो हमको हर्डल करता है सीखने के लिए, राइट। तो आज हम सीखेंगे क्या, कि 1 मिनट में अपनी बात को पूरी तरह से कहने का कौशल।
पहले तो किसी भी भाषा में और बाद में इंग्लिश भाषा में। अगर आप हिंदी में हैं तो पहले आप हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप हिंदी में पहले 1 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे-धीरे हम उसमें इंग्लिश का टेंट डालना शुरू करेंगे, राइट? दूसरा है कि एक्सप्रेस टू इम्प्रेस, राइट? मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया प्रपोज़िंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये क्या ये फन एलिमेंट्स है ना, लाइक आपके सामने कोई टीचर कोई प्रोफेशनल तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं तो अचानक से एक गुदगुदी होती है और आपका टेंशन उसकी तरफ आ जाता है। पर बात सही है, आप अपने बेटर हाफ को, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को या अपने स्पाउस को जब आप प्रपोज करते हैं, जब आप उसको चॉकलेट दे रहे होते हैं, जब आप उसको फूल दे रहे होते हैं, तो आप कोशिश क्या करते हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी भावना है उस व्यक्ति को लेकर के, वो हूबहू मैं उसको सामने उड़ेल दूँ, उतार दूँ, जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ मैं वैसे का वैसे उसको बता दूँ। पर अपने दिल पे हाथ रख कर के कहिए कि जब भी आपने कभी अपने बेटर हाफ को, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या अपने पति या पत्नी को या अपने प्रेयसी को जब भी आपने प्रपोज़ किया होगा, एक्सप्रेस किया होगा, तो क्या आप वस्तुतः बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेस कर पाए, जैसा आप चाह रहे थे कि आपको एक्सप्रेस करना है? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया है, राइट? हार्ट बीट बढ़ गई होगी, डर लग गया होगा, कहना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और कह गए होंगे। लेकिन और यही मजबूरी है, राइट? हम अपने आप को एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रॉपरली एक्सप्रेस किया जाए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, न सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में, पर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा है नेगोशिएशन स्किल, राइट? जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और वो चीज़ आपको पसंद आती है, दुकानदार आपके चेहरे में देख लेता है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप वो भाव बढ़ा देते हैं। और जब आप उसकी दुकान छोड़ के जाने लगते हैं और जब उसको यकीन रहता है कि आप नहीं खरीदेंगे, तो वो लगातार भाव घटाता है और इस हद तक घटा देता है कि आप मजबूर हो जाएँ उसको खरीदने के लिए। दोनों ही स्थिति में वो आपसे मुनाफ़ा कमा लेता है, लेकिन आप खुशी-खुशी उस चीज़ को खरीद के लाते हैं। अगर महँगा खरीदे हैं तो आप खुद इस चीज़ के लिए मनाते हैं कि भाई चीज़ अच्छी लेकर के आएँ, और अगर आप सस्ता खरीदे हैं तो इस बात में खुश रहते हैं कि वाह! वो तो इतने का था, मैं इतने में लेकर के आ गया। बट दोनों ही स्थिति में द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी इज़ द शॉपकीपर, नॉट यू। सो हाउ कैन वी नेगोशिएट, राइट, with the person so that you can find the value of whatever you are buying? और आखिरी बात, चौथी बात जो है, अ, तुरंत टिट फॉर टैट रिप्लाई करना, राइट? किसी इंसान ने आप पर कोई तंज कसा और आपने पलट के उसको उससे भी बेहतर या कम से कम उतना ही बराबर का तंज कस दिया। या तंज ही एक तरीका नहीं है, किसी ने आपकी तारीफ़ की और आपने तुरंत उसको उसके जवाब में एक रिएक्शन दिया जिससे लोग और अभिभूत हो गए। जब भी आप देखेंगे कि आप अमिताभ बच्चन की कभी भी तारीफ़ कीजिए, तो जितने हम्बल तरीके से, जितने सुंदर तरीके से, जितनी कृतज्ञता से वो तुरंत जवाब देते हैं, आपको आप उनके बारे में और अच्छा सोचने लगते हैं, उनके बारे में आपके विचार और बेहतर हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये 4 सिचुएशंस हैं हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे संचार व्यवस्था में, हमारी इंटरेक्शन में किसी भी इंसान से, जब हमको लगता है कि अगर हमारे पास में अच्छे शब्द हों, अच्छी भाषा शैली हो और अच्छे अंदाज हों, तरीके हों, तो शायद हम कह पाएंगे, कर पाएंगे। सो इन चारों चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ी थोड़ी तरीके से जानेंगे और सीखेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपके पास में कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे। बट इस सेशन को आप इस तरह से ही नहीं छोड़ देंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सो जैसा कि मैंने कहा कि फियर क्या होता है, राइट? फियर है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम इंग्लिश भाषा से नहीं डरते, हम हिंदी भाषा से नहीं डरते, हम किसी भाषा से नहीं डरते। हम उस भाषा से या बिना किसी भाषा से, सिर्फ़ अपने चेहरे से, सिर्फ़ अपने शरीर से, सिर्फ़ अपने हाव-भाव से ही जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब हमको डर लगता है, तब हमको चिंताएँ होती हैं अपने बारे में, अपनी उपस्थिति के बारे में, अपनी हैसियत के बारे में। हम ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं और उस नकारात्मकता में घिरते जाते हैं। और इनफैक्ट आप यकीन मानिए दोस्त, एक अच्छा एक्सप्रेशन ना अच्छे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ना अच्छी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, ना अच्छे लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक अच्छे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को सुनेंगे या अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुनेंगे, कलाम सर ना,
अब्दुल कलाम ने, जो शिक्षा मंत्री थे हमारे, वो तो बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे लहजे थे उनके। एपीजे अब्दुल कलाम के पास में ज्ञान का इतना भंडार था, इतने गजब उनका नॉलेज था कि लोग उनकी प्रोनाउंसिएशन का या उनकी भाषा शैली पर ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट गांधी को भी अगर आप बोलते हुए देखेंगे तो उनकी भाषा में भी अंग्रेजियत को लेकर के या हिंदी ज़बान को लेकर के कोई साफ अ, खल्फ नहीं थे, कोई साफ शब्द नहीं थे। बावजूद इसके भी लोग उनको सुनते थे। तो इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन विच पीपल लिसन एंड टेक नोट ऑफ, राइट। लोग आपके एटीट्यूड को सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, राइट। कोई भी इंसान आपको नहीं सुनता है, वो आपके प्रति अपने मन में बनाए गए इमेज को सुनता है। अगर आपने मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना है तो आप उस अच्छे शिक्षक को सुन रहे हैं। अगर आपने मुझे एक खराब दोस्त की तरह जाना है, एक लालची इंसान की तरह जाना है, तो आप उस लालची इंसान को, उस खराब दोस्त को सुन रहे हैं। और जब आप एक खराब दोस्त, एक बुरे इंसान को सुन रहे होते हैं, तो वो जो कुछ भी कह रहा होता है वो बात गलत, दकियानूसी और बेकार लगती है। लेकिन जब आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में मुझे सुन रहे होते हैं, तो अगर मैं कोई गलत बात भी बोल रहा हूँगा तो आपको उसमें कुछ वैल्यू, कोई फ़ायदा, कोई अच्छी बात नज़र आएगी। तो डिपेंड करता है कि मैं आप में से किसी के लिए एक अच्छा शिक्षक हो सकता हूँ, आप में से किसी किसी के लिए एक अच्छा दोस्त हो सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक घमंडी इंसान इंसान हूँ, अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूँ, या मैंने किसी का कभी नुकसान किया हो, या मैं कभी किसी से, कोई मुझे ये मानता हो कि यार ये तो कमतर है, बेवकूफ़ इंसान है। तो अलग-अलग तरीके से लोगों ने मेरी इमेज बना रखी है, और जब भी वो लोग मुझे सुनेंगे, तो वो उस इमेज को सुनेंगे, मुझे डायरेक्टली नहीं सुनेंगे। और उस इमेज को सुनते वक़्त मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो कुछ भी बोलूँगा, वो उसकी तुलना करेंगे, और जब उस तुलना में वो बात उनको सही लगेगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे। सो इट डज़न्ट मैटर। और इसीलिए दुनिया में ऐसा है कि भाई यूट्यूब चैनल तो सबके लिए अवेलेबल हैं। यूट्यूब में आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश सिखाने वाले टीचर्स आपको मिल जाएँगे। लेकिन आप मुझसे ही क्यों सीखना चाहेंगे? क्योंकि मेरे प्रति आपने एक इमेज बनाई है, बाकियों के प्रति आपने वो इमेज नहीं बनाई। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे हैं, वो खराब हैं, मैं अच्छा हूँ, या मैं खराब हूँ, वो अच्छे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो आपने जो इमेज बना रखी है मेरे प्रति, सीखने के प्रति, सिखाने के प्रति, वो इमेज मेरे से जुड़ती है, उनसे नहीं जुड़ती। सो ये जो इमेज है, आप अपनी जो सेल्फ इमेज बनाते हैं, वो आपके एटीट्यूड पे तय करता है। और आपका एटीट्यूड कभी भी किसी से जुड़ते वक़्त क्या होना चाहिए? किसी से भी बात करते वक़्त, संवाद करते वक़्त आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस घमंड से बोलें, इस एहसास से बोलें, इस भावना से बोलें कि मेरे पास कोई जानकारी है जो सामने वाले के पास नहीं है, और मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि ये जानकारी हूबहू वस्तुतः उनके पास पहुँच जाए। इसलिए नहीं कि ये सोच कर के वो क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। इतने सारे आडंबर, इतने सारे आवरण को देखने, सोचने, मानने के अलावा आपको सीधे ये तय करना है कि दोस्त, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल टू यू एंड आई एम गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू, राइट। ये आपका ज़िप्ट होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि वोकैबुलरी ऐसी हो, प्रोनंसिएशन ऐसा हो, सेंटेंस ऐसे फॉर्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी डिलीवरी पे ध्यान देंगे, राइट, आप जो कहना चाह रहे हैं उस पे ध्यान देंगे, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस की चिंता भूल जाएंगे। और जब आप अपने परफॉर्मेंस की चिंता को भूल जाएंगे, सिर्फ डिलीवरी पर फोकस करेंगे, तो नेचुरली आपका जो एटीट्यूड है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, और जब लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होगा तो लोग उससे जुड़ेंगे, सुनेंगे, इम्प्रेस होंगे। तो ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, राइट। जैसे कि 1 मिनट स्पीच, राइट। 1 मिनट में अपनी पूरी बात को ख़त्म करने का कहते हैं। लोग कहते हैं कि 1 मिनट में हम अपनी पूरी बात कैसे कर सकते हैं, पर दुनिया की कोई भी बात को 1 मिनट में पूरा किया जा सकता है। आपको ये कला, ये कौशल, ये तरीका, ये ट्रिक आना चाहिए कि आप 1 मिनट में किसको कितना जानना है, और 3 घंटे में किसको कितना जानना है, 30 घंटे में किसी को कितना क्या बताना है, और उन सब चीज़ों के में क्या इम्पोर्टेंट होगा, क्या नहीं इम्पोर्टेंट होगा, क्या भूलूँ, क्या बिसार दूँ, क्या लिखूँ, क्या संवार दूँ। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे
तो एक ही बात को आप 1 मिनट में भी कह सकते हैं और 1 घंटे में भी कह सकते हैं, 30 घंटे में भी कह सकते हैं, राइट? जैसे जब आप किसी से जुड़ते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास कोई एक बिलियन डॉलर आइडिया है, अगर अगर उस आइडिया पर मैं पैसे लगा दूं, तो हो सकता है कि वो आइडिया वाकई में आपके लिए और हम सब के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाए, कोई स्टार्टअप आइडिया। और आपके पास सिर्फ 1 मिनट है मुझे ये बात बताने के लिए। तो उस 1 मिनट में अगर आप सोचेंगे कि मेरे से सीधे $2 मिलियन मैं जेब से निकालूंगा, चेक आपको साइन करके दे दूंगा, तो वो 1 मिनट में नहीं होने वाला। उस 1 मिनट में सिर्फ इतना होगा कि आपसे मुझे 20 मिनट बात करने का समय चाहिए। उस 1 मिनट में आप जो ऑब्जेक्टिव, उस 1 मिनट में आप जो कुछ भी बोलेंगे, उस 1 मिनट में बोलने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर आप मुझे 20 मिनट दे देंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये आइडिया क्यों बिलियन डॉलर आइडिया है या मल्टी बिलियन डॉलर आइडिया है, राइट? सो इस तरह से हम इम्पैक्ट उस 1 मिनट का क्या होगा, उस एक एक मिनट का ट्रांजैक्शनल वैल्यू क्या होगा, उस 1 मिनट के खत्म होने के बाद जो एक्शन होना चाहिए वो क्या होगा, अगर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम अपनी उस थॉट को, उस बात को पैकेज कर पाएंगे 1 मिनट के लिए। फिर उसी बात को हम 20 मिनट के लिए पैकेज करेंगे, और फिर एक बार जब वो इंसान आपकी कंपनी में $2 मिलियन या $1 मिलियन फंड कर देगा, तो नेचुरली वो आपको घंटों सुनने के लिए तैयार होगा, और फिर आप उसको पूरी कहानी अपने जीवन की बता सकते हैं या नहीं भी बताएं, पर देन यू विल हैव ऑल द कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन विद द पर्सन। लेकिन उस 1 मिनट में अगर कम्युनिकेशन आपको कंप्लीट करना है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस वक्त बात करने के लिए। क्या टेंशन होती है जब हम किसी को स्पीच दे रहे होते हैं, किसी के सामने खड़े होकर के बोल रहे होते हैं, भीड़ के सामने खड़े होकर को बोल रहे होते हैं, तो हमको किस तरह की 4 मुख्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो जो ऑडियंस होती है, कई बार हमको लगता है कि वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो अदना हूँ, बेचारा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कभी-कभी हमको ऐसा लगता है। कभी हमको लगता है कि हमारे पास थॉट्स नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, कितना बोलूँगा, ये लाइन बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इसके बोलने से गलत नहीं हो जाएगा, ऐसा बोलने से गलत नहीं हो जाएगा। सो आपकी एक चैलेंज, दूसरा चैलेंज ये रहता है। तीसरा चैलेंज आपके पास क्या रहता है, आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है, और आपको लगता है कि अगर किसी ने जोक से डांट दिया या इस पब्लिक ने हंस दिया तो शायद वो हार्ट फट के नीचे गिर जाएगा और आप धड़ाम से वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो एक चिंता ये रहती है, और चौथी चिंता ये रहती है कि मैं बोल तो दूँ, बोलने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? पता नहीं क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, मुझे आगे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इतनी सारी सेल्फ इमेज के बारे में हम चिंताएं करते हैं। अगर हम इन इन 4 चीज़ों को मैनेज कर लें तो हमारी चाहे 1 मिनट स्पीच हो, चाहे 1 आवर स्पीच हो, वो अपने आप अच्छी हो जाती है। कैसे कर सकते हैं? पहली बात, क्राउड या ऑडियंस, अगर उन्होंने आपको बोलने का मौका दिया है, चाहे भले वो आपकी क्लासमेट्स के सामने, आपके टीचर ने आपको बोलने का मौका दिया है, अगर किसी ने आपको उस भीड़ के सामने, उन लोगों के सामने, उस क्राउड के सामने, उस ऑडियंस के सामने बोलने का मौका दिया है, तो वो सब लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं है और उनके काम की है, राइट? सो व्हेन यू आर स्पीकिंग, you always remember this fact कि you know something which your audience doesn't know, and you know something which is valuable to the audience you are representing। दोनों बातें हैं, जो आप जानते हैं वो आपके श्रोता नहीं जानते हैं, पहला। दूसरा, जो आप जानते हैं वो आपके श्रोता अगर जान जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। इन्हीं दो स्थिति में ही आपको वहाँ बोलने की इजाज़त दी जाती है। तो आप इस बात की चिंता तो छोड़ ही दीजिए कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उस संदर्भ में, उस सब्जेक्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ज़्यादा जानते हैं। वो और दुनिया भर की किताबें जानते होंगे, पर जो खास बात आप बताने जा रहे हैं वो उसको जानने के लिए उत्सुक हैं, उसको जानने में वो अपने को अपना फ़ायदा महसूस करते हैं, और वो उस बात को नहीं जानते हैं। इन 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है जब भी आप किसी से पब्लिक में किसी भी स्पीच में हिस्सा लेंगे। तो इन 3 चीज़ों पे आपको जानना है। पहला, कि सामने वाला नहीं जानता आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। दूसरा, सामने वाले का फ़ायदा है, आप जो बोलेंगे उसको सुनने जानने में सामने वाले को फ़ायदा होगा। और तीसरा, वो इस बात के लिए उत्सुक है कि आप क्या बताना चाहते हैं।
अगर आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ये क्राउड और भीड़ को से आपका डर, आपका फियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है आपके थॉट्स, राइट? सो कोई भी 1 मिनट में जब आप 3 घंटे की फिल्म बताना चाहेंगे या अपने पूरे जीवन का दर्शन बताना चाहेंगे या आप अपनी पूरी स्कूल लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो जो चीज़ आपने 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जिया है, उसको आप 1 मिनट में बताना चाहेंगे, तो नेचुरली आपके पास हज़ारों हज़ार थॉट्स होंगे। और उन हज़ारों हज़ार थॉट्स में कौन सी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन सी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, राइट? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक क्वेश्चन पूछिए, राइट? आप कुछ भी तैयार करके आइए घर से, और अगर आपने कोई तैयार किया तो आप उस तैयारी के संबंध में एक क्वेश्चन पूछें। मसलन अम, आप लोगों को, जैसे आप, अगर मैं अपने बारे में आपको 1 मिनट में कुछ बताना चाहूँ और मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी 40 साल की ज़िंदगी में कौन से वो पल बता दूँ जो 1 मिनट में वो बात मेरी ख़त्म हो जाएगी, और मुझे इसका बात बिल्कुल एहसास नहीं है, तो मैं सीधे से स्टेज में आऊँगा और स्टेज में आकर के मैं तुरंत एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से कितने लोग गांव से उठ के शहर आए हैं। हिंदुस्तान की एक खास बात है कि लगभग आधे, अगर 100 लोग हैं तो उसमें कम से कम 50% लोग आपकी इस एक्सपीरियंस के साथी होंगे, राइट? उस भावना को, उस विचार को साझा करने वाले लोग होंगे। लोग हाथ उठा देंगे, आपको अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा आप लोग भी गांव से हो, मैं भी गांव से हूँ, फिर काहे का डरना, फिर तो मैं जो बोलूँगा वो चलेगा। अब वो कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। या आप जोक कर दें, राइट? कि आप स्टेज में जाएं और बोल दें कि मुझे इस चीज़ का आश्चर्य है कि एक गांव वाले को सुनने के लिए इतने लोग बैठे हैं, राइट? लोग हंस देंगे, और जब लोग हंस देंगे तो तुरंत आपका कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा मेरी बातों से लोग हंस भी सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप बोलना शुरू कर देंगे, और वहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट आप उठा लेंगे। हमेशा याद रखिए कि आपका कॉन्टेक्स्ट वो होगा जिसमें ये तय हो कि सुनने वाले को उसमें वैल्यू महसूस हो, राइट? वो उससे कनेक्ट कर पाए। अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो वैल्यू नहीं महसूस कर पा रहा, तो आप कुछ भी बोलते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। कभी भी अगर आप अपनी आत्म कहानी भी बता रहे हैं तो कभी भी इस अंदाज में ना बताएं कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। आप उस स्ट्रगल को छोड़ दे रहे हैं, उस कठिनाई को छोड़ दे रहे हैं, उस डर को छोड़ दे रहे हैं जो आपके साथ साथ आपके सामने बैठे हुए लोग भी महसूस करें। अगर आप इस बात को छोड़ देंगे तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी सेलेक्ट द कंटेंट एंड द थॉट। हार्ट बीट कैसे मैनेज की जाए? सो हार्ट बीट तो सबकी बढ़ती है, डर सबको लगता है, चीता भी पीता है, ये सारी चीज़ें। आपको सिर्फ ये तय करना है कि जैसे ही लोग स्टेज में आप जाएंगे, उनके चेहरों पर हंसी, उनके चेहरों में एक एक्सेप्टेंस आपको दिखने लगेगा, आपका हार्ट बीट वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, राइट? ये हमेशा बढ़ता है। आज आप अपनी 10,000वीं स्पीच के लिए भी जब आप स्टेज में आएंगे तो भी आपका हार्ट बीट एकदम तेज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट अगर हार्ट बीट तेज है तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। आखिरी बात, सेल्फ इमेज। मान लीजिए कि आप आज पहली बार 1 मिनट की स्पीच देने जा रहे हैं और वो स्पीच खराब हो गई, उसमें लोग हंस दिए, मजाक उड़ा दिए। सो वो आपका ग्राउंड जीरो है। इससे नीचे आपके जीवन में, पब्लिक लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। अब आपको वहाँ से बिल्ड करना है। मान लीजिए कि आपने कोई 1 मिनट की स्पीच दी और 2 4 10 लोगों ने ही ताली बजाई, एंकर ने आकर के 2 4 तारीफ की बात की, पर आपको भी और सब लोगों को भी लगा कि यार ये उतना अच्छा नहीं था जितना उम्मीद हमने की थी या जितना हमने सोचा था, तो वो आपका ग्राउंड जीरो है। अब आपको इससे ऊपर ही जाना है, राइट? अगर आपने कोई स्पीच दी 1 मिनट की, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने तारीफ की, तो वो आपका ग्राउंड जीरो है। अब आपको इससे ऊपर बिल्ड करना है। इन एनी केस आपकी सेल्फ इमेज जहाँ जो भी है, जैसे भी आपने पहली बार सेट की है, वो उससे ऊपर ही उठेगी, उससे बेहतर ही होगी। तो इस चिंता से तो आप निजात पा लीजिए कि सेल्फ इमेज कभी इम्प्रूव नहीं होती। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे पब्लिक एक्टिविटीज़ पर, उतना आपकी सेल्फ इमेज इंक्रीज होगी। दूसरा फियर है फियर टू एक्सप्रेस, राइट? सो या प्रपोजिंग टू अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। और हमेशा आप सोचिए कि आपको जब भी एक्सप्रेस करना है तो आपको इम्प्रेस करना है, राइट? यू हैव टू इम्प्रेस बाय योर एक्सप्रेशन, यू हैव टू एक्सप्रेस टू इम्प्रेस, राइट? और जब हम किसी को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, किसी को प्रपोज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास में 3 मुख्य सवाल होते हैं।
एक हमारी सेल्फ इमेज, राइट। मैं किसी को प्रपोज कर दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या क्या कहेगी, वो मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगी, पुलिस में कंप्लेन तो नहीं कर देगी, मेरे मम्मी पापा को कंप्लेन तो नहीं, इस तरह की एक सेल्फ इमेज, राइट। उसके बाद मेरा क्या होगा। दूसरा है उसके बाद मेरा क्या होगा, स्केयर्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, थप्पड़ मार दी 4 लोगों के सामने तो क्या होगा, कंप्लेन कर दी टीचर को तो क्या हुआ, राइट। इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता है। और तीसरा, प्लानिंग नेवर वर्क्स, राइट। आप कितना भी लिख के जाएंगे कि ये बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वो कभी काम नहीं आने वाली। ये 3 प्रॉब्लम है। और सी, इन दिस सेशन आई एम पर्टिकुलरली नॉट encouraging you to propose someone or mm, to hurt someone, right? या to insult someone. मैं इस सेशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को हर्ट कर दें या किसी की बेइज्जती कर दें या ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज यू फील आप किसी भी जाकर के कुछ भी बोल कर के आ जाए। यहाँ इस भावना को समझिए। आप किसी को प्रपोज करने पर, किसी के सामने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की संभावना तभी तलाश करेंगे जब कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से वो रिक्वायरमेंट महसूस हो गई। अगर आप ऐसा नहीं है तो नेचुरली आप फिर ठीक से जज नहीं कर पा रहे, फिर प्रॉब्लम एक्सप्रेशन की नहीं है, फिर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, फिर प्रॉब्लम है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, वो इंटरपर्सनल स्किल्स की अलग प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा है, right, if you know that the person have the same kind of feeling what you have and then you're going to express, then naturally these fears, right, ये जो सारे challenges हैं ये लाजमी हैं, ये तब भी होंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपको इससे पार पाने के कुछ तरीके सीखने होंगे, राइट। जब भी आप इमोशनली कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो आपको पैशनेट होना पड़ता है, आपको अपना पैशन एंगेज करना पड़ता है। जब आप अपनी पेंटिंग के बारे में किसी को बता रहे होते हैं, जब आपने कोई पेंटिंग 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 5 महीने, 6 महीने, साल भर लगाई है उसको बनाने में, जब आप उसके बारे में किसी को बताएंगे तो नेचुरली आपके अंदर में एक इमोशंस होंगे, राइट। और जिस पैशन से, जिस स्टाइल से, जिस तल्लीनता से आपने वो पेंटिंग बनाई है, अगर आप उस तल्लीनता से उसको बताएंगे तो कोई भी आपकी उस फीलिंग को समझेगा, उस फीलिंग से अपना सरोकार व्यक्त करेगा और वो आपसे इम्प्रेस होगा। सो फर्स्ट इज़ टू कम्युनिकेट योर पैशन, राइट। योर आपकी जो तल्लीनता है, आपकी जो आतुरता है, आप उसको एक्सप्लेन करें। फॉरगेट अबाउट सेल्फ इमेज। जब आप अपने पैशन को, अपनी आतुरता को, अपनी तल्लीनता को एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो लोग आपकी इमेज, आपको जज करना बंद कर देते हैं, वो सिर्फ आपको फील करते हैं। और जब आपको लोग फील करेंगे, जजमेंट खत्म हो जाएगा, तो सेल्फ इमेज के ख़राब होने या अच्छे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा है फोकस ऑन इफ़ नॉट देन व्हाट इफ। सो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम कहते हैं, उस कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का एक तरीका है कि अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो क्या होगा, इसकी चिंता कीजिए, बजाय इसके कि अगर आपने कह दिया तो क्या होगा, राइट। कह दिया तो हो गया, जो होना है हो ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो वो बात आपके साथ पूरे जीवन भर लगी रहेगी और आप कभी भी उस फीलिंग से, उस कौतूहल अपने अंदर चल रहे उस कौतूहल से कभी भी बाज नहीं आ पाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सो इफ़ नॉट पे फोकस कीजिए, व्हाट इफ। सो नेचुरली कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही तरफ है, नहीं कहने के भी, नहीं एक्सप्रेस करने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और एक्सप्रेस कर देने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप एक्सप्रेस कर लेंगे तो वो जो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो हमेशा उससे बेहतर होगा जो आपने एक्सप्रेस नहीं किया। सो दैट इज़ अनदर थॉट, राइट। एंड देन इज प्लान इवन मोर वेज, राइट। और से और तरीके ईजाद कीजिए। अगर आप 100 तरीके प्लान कर पाएंगे तो 99 नहीं चलेगा पर 100 चल जाएगा, कोई ना कोई चल जाएगा। अगर आप 2 ही तरीके प्लान कर पाएंगे तो दोनों ही नहीं चलेगा, तीसरा ही कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो प्लान ऑलवेज एंगेज योरसेल्फ इन मोर एंड मोर प्लानिंग, राइट। एग्जैक्ट प्लान नेवर वर्क्स, बट छोटा छोटा 4-5 प्लान का मिलकर के कुछ काम कर जाता है और ये हमेशा ही होता है, राइट। सो इसलिए प्लान इवन मोर, दैट्स प्लानिंग नेवर वर्क्स बट डोंट स्टॉप प्लानिंग। सो इस तरह से भाई हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, राइट। तरीके आते हैं, इनके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में कभी इस एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एक और फियर हमारे पास में नेगोशिएशन। नेगोशिएशन हमें नहीं आता, हम अक्सर चीज़ों को महंगा खरीद लेते हैं या गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं। सिर्फ खरीदारी की बात नहीं कर रहा हूँ,
अपने जीवन में बहुत सारी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। जब आप अपने 10th क्लास और 12th क्लास को के बाद सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और कई जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेकिंग डिसीजन इज़ एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अगर आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब भी आप डिसीजन और डिसीजन लेने की एक खास बात क्या है कि कई बार जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो आपको तुरंत जवाब सोचने होते हैं, तुरंत रिएक्शंस देने होते हैं, तो आपको फास्ट थिंकिंग करनी पड़ती है। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें दिक्कत ये है कि सोचते तो हम हिंदी में हैं, बोलना हमको इंग्लिश में है, तो इतनी देर में तो हमारे नेगोशिएशन का पंचर हो चुका होता है, राइट। सो नेगोशिएशन में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टेटस एरोगेंस की है। एक इट डजेंट मैटर मैं लखपति हूँ या मिडिल क्लास हूँ या पुअर क्लास हूँ या अपर क्लास हूँ। जब हम एक दुकानदार के सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दुकानदार से बेहतर, दुकानदार से ऊंचा मानते हैं। हम सोचते हैं कि दुकानदार का स्टेटस हमसे नीचे और हम उससे ऊपर हैं, राइट। और हम एक एरोगेंस में होते हैं, और जब वो हमारे उस एरोगेंस को, जो हमारे उस ईगो को वो अटैक करते हैं तो हम फंस जाते हैं और महंगी चीज़ उससे खरीद लेते हैं। दूसरा है कि हमें किसी भी चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट कभी पता नहीं होती। और तीसरा है कि अगर हमने कोई बात खुद से कह दी तो हम उस बात से पलट नहीं सकते, इतना ईगो हमारे पास में रहता है। और इन सब सिचुएशन से ऐसा होता है कि हम नेगोशिएशन में अक्सर फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ शॉपकीपर के सामने नहीं है, ये हर जगह है, राइट। हर अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने कोलीग्स के बीच में, ऑफिस में, अपने बॉस के ड्यूरेशन में, इंटरव्यूज़ में, जॉब इंटरव्यूज़ में, कई जगह ऐसे होते हैं कि हम नेगोशिएशन में फेल हो जाते हैं, राइट। सो और इसलिए 3 तरीके हैं जब हम एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी से इंसान से नेगोशिएट कर रहे हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला हो, चाहे वो आपका प्रमोशन का इंटरव्यू लेने वाला हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आप क्लाइंट के सामने बैठे हों, या या आप सेल्स कर रहे हों, आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले उस इंसान से एक ऐसा लैंग्वेज, ऐसे ट्रिक, ऐसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लें कि अगर वो इंसान आपसे कुछ बात करे या ना करे तो उसमें एक सहजता वो महसूस करे, वो कुछ भी आपको बोल पाने में या आप उससे कुछ बोल पाने में सहजता महसूस करें। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं किसी आईएएस ऑफिसर के साथ कोई प्रोजेक्ट पे बात करने वाला हूँ। अब आईएएस ऑफिसर हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है, राइट। वो एक बहुत बड़ा अफ़सर होता है और आप कुछ भी हैं, उसके ओहदे से तो नीचे हैं। तो जब आप उससे बात करो, अनटिल अनलेस आप कोई मिनिस्टर या पॉलिटिशियन नहीं हो रहे, सो जब आप उसके सामने खड़े होते तो नेचुरली आप में एक डर होता है, एक तरह की नेगेटिविटी होती है। तो उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप तुरंत उनके सामने कह सकते हैं कि सर, इस दरमियान अगर मैं कोई भी बात ऐसी बोल जाऊं जो आपको गलत लगे तो मैं उसके लिए अग्रिम क्षमा चाहता हूं, पर आज के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं मुखर होकर के साफ साफ शब्दों में बात करूं, नहीं तो कोई भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आगे हमारे इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है। अगर मैंने ये सेंटेंस शुरू से बोल दिया तो अपने आप वो रैपो डेवलप हो जाती है, जिसमें वो तैयार रहते हैं कि आप कोई ना कोई बात ऑफेंसिव बोल सकते हैं या वो आपको कोई ऑफेंसिव बोल सकते हैं, और फिर भी आपको उसका बात कम नहीं मानना है, आपको सिर्फ इस रिलेशनशिप को मैच्योर करने की तरफ तैयारी करनी है, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बिल्ड रैपो। तीसरा, स्टार्ट फ्रॉम 30% लेस देन यू आर विलिंग टू पे, राइट। दैट्स वन थिंग, राइट, कि अगर आप सामने वाले ने 500 रुपये बोला और आपको लगता है कि इसके सिर्फ 100 रुपये ही होने चाहिए, तो आप 70 रुपये से शुरू कीजिए, राइट। सो ऑलवेज कट बैक टू टू व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, ताकि वो बंदा जब आपकी पिच पे खेलने के लिए तैयार हो तो ऐसा ना हो कि अगर आप कोई चीज़ को सामने वाला 500 रुपये में बेच रहा है, आप उसके 200 रुपये देने को तैयार हैं, और अगर आपने उसको 250 रुपये बोले तो नेचुरली आपने पहले से 50 रुपये की हार मान ली, राइट। सो और फिर वो आपको 300 रुपये में बेच के ही मानेगा, राइट। फिर आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप 200 रुपये बेचना चाहते थे, 300 रुपये मतलब 100 रुपये में का नेगोशिएशन आप उससे क्लियरली हार गए। तो वहीं पर क्या किया, आपको कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदनी थी, सामने वाला 500 रुपये में बेच रहा है, आपने 150 रुपये से शुरू किया, तो पहले ही आपने उसको घसीट करके अपने 50 रुपये के जो पिच है वो आप अपनी पिच पर लेकर के आ गए, राइट। तो और फिर जो बात होगी, जो बहस होगी, वो आपकी पिच पे होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी, डील क्रैक नहीं होगी, यू विल ऑलवेज हैव अ बेटर डील, यू विल ऑलवेज हैव बेटर ऑप्शंस, यू विल ऑलवेज गेट समथिंग बेटर। इस थॉट को आप कभी मत भूलिए, राइट। नेवर पुट योर सेल्फ इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द पॉइंट कि यार
इससे अच्छी चीज़ मुझे कभी नहीं मिल सकती, आपको हमेशा मिल सकती है। और अगर नहीं भी मिल सकती तो सोचिए, कुछ सेकंड्स पहले वो चीज़ आपके पास नहीं थी, कुछ सेकंड बाद वो चीज़ आपके पास नहीं होगी, तो ऐसा क्या बन गया और ऐसा क्या बिगड़ गया, राइट? जब इस थॉट से आप किसी से एंगेज होते हैं तो नेचुरली वो चीज़ आपको आपकी कीमत पे मिलती है, आपकी आपकी बनाई हुई कीमत पे मिलती है, राइट? एंड स्मॉल फेलियर्स आर ऑलवेज गुड फेलियर। अगर आप उस नेगोशिएशन के दौरान में अपनी कोई बात से पीछे हटना पड़े तो हट जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर पिच, आपकी पिच पे गेम होगा या उसकी पिच पे गेम होगा, यही तो नेगोशिएशन चल रहा है। तो अगर आप थोड़ी बातों को वापस लेनी पड़ी, थोड़ा सा ईगो को हर्ट करना पड़ा और अब वो सामने वाला आपकी पिच पे आ गया, तो उससे होता कि अल्टीमेटली हु विंस मैटर्स, नॉट हु गेट्स मोर बीटिंग मैटर्स, राइट? आप कितने मुक्के खाए हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरी मुक्का किससे था, आखिरी पंच किसका था, और मैच किसने जीता, बॉक्सिंग का मैच किसने जीता, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो दैट डजेंट मैटर, अगर आप मुक्केबाजी कर रहे हैं तो दो चार मुक्के तो आपको भी पड़ेंगे, इट्स वेरी नेचुरल, बट जीतेगा कौन, वहाँ से चीज़ें तय होती हैं। सो आई होप दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, काम आएंगी, और आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। आखिरी बात, टिट फॉर टैट जवाब दे पाना। कैसे आप किसी को किसी के इमोशन को रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। रेसिप्रोकेशन ऑफ इमोशन बहुत ज़रूरी है, राइट? तो कई बार उसमें जो चैलेंज आते हैं, तीन मुख्य चैलेंज आते हैं कि हम कभी बिल्कुल वैसा ही सोच नहीं पाते जैसे सामने वाला बोल देता है। किसी ने आप पे अटैकिंग वर्ड बोला और आप उस अटैक से घायल होकर के चले गए, राइट? कैरिड अवे हो गए, और सब जवाब जहाँ पर आपको एग्जैक्टली तुरंत जवाब देना था, आप अपनी फीलिंग को, अपने दर्द को ही महसूस करते रह गए और आपने जवाब नहीं दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं उस पर आप अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं, राइट? आप फौरी तौर पर चीज़ों को देखते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते हैं, तो नेचुरली जो डिटेल्स होती हैं वहाँ पर, उन डिटेल्स को आप नहीं देख पाते और फिर इसलिए भी आप रिप्लाई नहीं कर पाते। ये तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। इन तीन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि भाई हमेशा अपना होमवर्क करें। आप ये जानिए कि दुनिया थोड़ी सी नीरस है, दुनिया थोड़ी सी ऑफेंसिव है, दुनिया में लोग शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। तो नेचुरली आपको हमेशा ये मौके आएंगे आपके जीवन में जब आपको एकदम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आप हमेशा हमेशा करते रहें। हमेशा सोचें कि अगर ऐसे सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। दूसरा, हमेशा अपने सिचुएशन से डिटैच होइए, राइट? जब भी कोई आप पर अटैक कर रहा हो तो मानिए कि वो अटैक इसीलिए कर रहा है ताकि वो आपको हर्ट हो। अगर अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं जाएंगे तो वो अटैक आपको पेन तैयार करेगा। सो इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड होल्ड ऑन, राइट? थोड़ी देर तक उस दर्द को बाद में महसूस कर लेंगे, बाद में सह लेंगे। अभी तो पहली ज़रूरत है कि हम रिप्लाई करें। एंड दूसरा, डेवलप द एबिलिटी ऑफ मेकिंग एवरी माइन्यूट अटेंशन टू एवरी माइन्यूट डिटेल्स, राइट? आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से देखिए और सोचिए। जब भी आप कोई नई जगह जाएं, हर उस चीज़ को देखिए, जानिए, परखने की कोशिश कीजिए, उस पर विचार कीजिए कि ये यहाँ क्यों रखी है, ये चीज़ ऐसे ही क्यों रखी है, इस इंसान के घर पे शतरंज हमेशा सजी हुई क्यों रखी रहती है, इस इंसान के घर में ग्लोब क्यों होती है, इस इंसान के घर में दुनिया का नक्शा क्यों है, इस घर की टेबल में हर चीज़ें काली क्यों हैं, इस घर की पुताई सफ़ेद क्यों। आपको हर उस चीज़ में, उस डिटेल में सामने वाले की वल्नरेबिलिटी, सामने वाले की वीकनेस समझ में आएगी, जहाँ पर आप उसको अटैक बैक करेंगे और वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा। एंड दैट्स हाउ दिस पावर ऑफ टिट फॉर टैट हैपेंस। इन चारों इस सेशन में दोस्तों मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि एक्सप्रेशन इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज, एक्सप्रेशन इज़ अबाउट योर एटीट्यूड एंड यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड। ये पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नहीं थी, ये एक्सप्रेशन की क्लास थी। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास तो वही है दोस्त जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन असाइनमेंट्स को आप करते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई वोकेबलरी की डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बार बार गूगल करके मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस लैंग्वेज। आखिरी में आप सब लोगों को मेरे साथ ये प्रतिज्ञा लेनी होगी, ये प्रतिज्ञा दोहरानी होगी। और अगर आप ये प्रतिज्ञा नहीं दोहराएंगे तो मैं यकीन से दावे से कह सकता हूँ कि आप ये 21 लेसन, 21 क्लास
पूरे नहीं कर पाएंगे, और अगर ये 21 क्लास पूरे नहीं कर पाएंगे तो आप इस भंवर में हार जाएंगे, ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ. सो रीड आउट लाउड विथ मी. आई, जितेंद्र राजाराम, know the science of learning and want to practice the art of learning. I know that learning anything needs motivation, conviction, attitude, and practice. I know that my teacher's role is to motivate me and strengthen my conviction. I know that my role as a student is to keep that winning attitude up and practice. I will not deter from my role of practicing, which comprises of giving myself a planned me time, doing my assignments, making notes of my doubts and queries, asking those doubts from my teacher, and updating my teacher about my learning progress, specifically reporting the issues, slowing my grasping power. I will consider my teacher as my closest friend and will share doubts, questions, fears, and problems in the process of learning with him. I solemnly resolve to keep my oath intact in every circumstances. May the supreme power help me. Thank you. Thank you, dosto. So let's meet in the sixth session. And by the time, please comment if you have any question or any doubt. I think it will be very important and useful for all of us. Thank you very much.